अब्दाली की छावनी पे। यानी कि आर और पार की ये लड़ाई थी, और सुबह ये लड़ाई शुरू हो गई और दोपहर तक यानी कि 2:30-3 बजे तक मराठे पूरे हावी हो गए जी। अब्दाली के, यानी कि पठानों पे पूरे हावी हो गए थे। लेकिन एक जो भूल रही थी या परिस्थिति के हिसाब से हुई थी, 2-3 चीजें हुई कि तोफखाने के साथ कैसे लड़ाई करें ये मराठे जानते नहीं, ये उनमें एक बहुत बड़ी खामी है। और दूसरी कि देर वेर नो रिजर्व फोर्सेस विच वेर विद अब्दाली। ओके। और ऐसा हो गया कि सदाशिवराव भाऊ ही लेड फ्रॉम द फ्रंट, ओके। और जब उनका यानी कि उनकी कत्ल हो गई, उनको घेर लिया, तब मराठा बिकेम लीडरलेस। ओ। और मराठा या हिंदू सेनाओं की जो एक मेंटालिटी रहती थी कि वो अपने राजा और सेनापति के लिए लड़ते थे। और यहाँ ऐसा हुआ कि अहमद शाह अब्दाली शातिर दिमाग वाला था, वो खुद लड़ाई में नहीं था। ओके। वो एक यानी कि पहाड़ पे वो उसने अपनी छावनी डाली थी, उसके पीछे उसका जनाना वगैरह था, और वो बायनोक्यूलर लेके लड़ाई में सब कंट्रोल रखता था, यानी कि निरीक्षण उसका चल रहा था, और वो जो अपना कम्युनिकेशन के हिसाब से वो सब कर रहा था। और ओके। उसके पास 8,000 लोग जिनको किजलबाज बोलते थे, यानी जी। कि वो एक इसके पास रिजर्व फोर्स थी। रिजर्व और फोर्स थी। उन्होंने सब पासा पलट दिया। यानी कि ओके। आखिर में 3 बजने के बाद मराठा पूरे थक गए, क्योंकि उसके पहले एक हफ्ते बाद उनको ठीक तरह से खाना भी नहीं मिला था। दूसरा, बहुत ठंड थी, क्योंकि जनवरी का महीना, मराठाओं को ये ठंड का कोई यानी कि आदत नहीं थी उस ठंड की, उनके पास अच्छे कपड़े वगैरह भी नहीं थे, खाली जोश था। लेकिन वो होश उनका कम हो गया था। जोश जब तक वो टिका, तब तक 2:30-3 बजे तक वो लड़ते रहे। उसके पहले दो चीजें कि जो मैंने बोला था कि फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, 3 लड़ाइयों में क्या एक सिमिलैरिटी हमको देखने को ये उस दिन बैटल में 2:30-3 बजे तक मराठे आगे थे, देवर ऑन द ऑफेंसिव, लेकिन उनके पास रिजर्व फोर्सेस नहीं थी। और जो भाव थे वो एक्चुअली ही वाज लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, जबकि अहमद शाह अब्दाली पीछे थे। बट ही हैड ए बिल्कुल। रिजर्व ऑफ अबाउट 8,000 ट्रुप्स। तो चलिए उससे आगे बढ़ते हैं। तो उससे बाद हाँ में एक्चुअली मेरा जो बेसिक इंटरेस्ट है ना, ये तो एक मिलिट्री एस्पेक्ट हो गया उस दिन का। और डिप्लोमेटिकली आपने बहुत अच्छी तरह एनालाइज किया कि मराठों ने बहुत सारी गलतियां की। मिलिट्रीली एक्चुअली काफी हद तक एक्चुअली सर्कमस्टांसेस की वजह से उस दिन एक्चुअली उनकी हार हुई है। अदरवाइज जो फाइटिंग कैपेबिलिटी है उसमें कोई कमी पेशी नहीं थी। और दूसरा, जो एज ए मिलिट्री मैन मुझे लगता है कि पहले शायद वो कैवेलरी बेस्ड लड़ाई लड़ रहे थे, और अभी जब वो आरटी बेस्ड लड़ाई लड़ने लगे, शायद क्योंकि उनके पास एक आरटी का कमांडर आ गया जो कि शायद एक्सपर्ट था, तो प्रॉब्ली उन्होंने अपना जो वार का जो सिनेरियो है ना, वो थोड़ा सा चेंज किया। तो चलिए उसके बाद अब आपकी तरफ से चलते हैं, बताइए। ऐसा हुआ, जैसा कि मैंने एक कड़ी जोड़ने की कोशिश कर रहा हूं मैं, कि पहली, दूसरी और तीसरी पानीपत की लड़ाई, तीनों लड़ाइयां, जी। इसमें आप देखें तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि जो हाथी के पीठ पे बैठ के सेनापति बन के लड़ रहे थे, वो तीनों लड़ाइयों में इनकी हार हुई। ओके। यानी कि पहले लड़ाई में इब्राहिम खान लोधी की हार हो गई, वो भी हाथी पे बैठ के बाबर का सामना कर रहा था। जी। दूसरी लड़ाई में हिपू भी हाथी पे सवार था और अकबर के खिलाफ लड़ रहा था। या उसको भी जो भी बोले, अकबर का जो मेंटोर था उसके खिलाफ लड़ रहा था। और यहाँ भी सदाशिवराव भाऊ और विश्वासराव पेशवा, ये दोनों भी हाथी पे चढ़ के लड़ाई कर रहे थे। और जब विश्वासराव पेशवा मारा गया, तब भाऊ साहब पेशवा ने वो उनको यानी कि बहुत दुख भी हुआ, क्रोध भी आ गया, तो वो भी नीचे उतर गए हाथी से, और मॉब में जाके यानी कि मैदान पे उतर के वो लड़ने लगे। तो मराठास थॉट दैट दे आर लीडरलेस, क्योंकि दोनों भी नेता अभी दिख नहीं रहे। यानी ओके। कि विश्वासराव की मौत हो गई, ये भी धीरे धीरे सभी को समझ में आ गया। कुछ समय उन्होंने ऐसे ही उनको बिठा के रखा था, यानी कि बंदूक की गोली से उनको मारा गया था, लेकिन फिर भी बिठा गया था। लेकिन सच्चाई तो धीरे धीरे सभी लोगों को समझ में आ गई। लेकिन जब तक भाऊ दिख रहे थे तब ज्यादा लोगों को परेशानी नहीं थी। लेकिन भाऊ भी जब उतर के मैदान में चले गए तो लोगों को लगा कि दोनों मारे गए हैं, अब अभी हमारा कोई लीडर नहीं रहा, तो भागो। और दूसरी दफा यानी कि सामने की ओर से ये किजलबाज भी आ गए और उन्होंने भी मारकाट शुरू की। और जो ऊंटों पे उन्होंने जो तोपे लगाई थी अब्दाली के,
उन्होंने बहुत सारी यानी कि जो नरसंहार उन्होंने किया मराठाओं का, तो ये तोपों की वजह से उन्होंने किया कि बार बार वो घूमते घूमते मराठाओं पे आक्रमण कर रहे थे। मराठा वैसे भी थक गए थे क्योंकि खाने पीने का नहीं, सुबह से ठंड से भी उनका बुरा हाल हो गया था। तो बाद में ऐसा हुआ कि जो लड़ाई मराठा लगभग जीत रहे थे, वो 3 के बाद ऐसा हुआ कि वो पूरी तरह से हार गए, और उल्टा हो गया कि जैसे उन्होंने भागने की कोशिश की तो उनको पीछे दौड़ दौड़ के यानी कि ये अब्दाली के लोगों ने उनका कत्ल करना शुरू किया, लूट मार शुरू हुई। वहां दूसरी छोर से यानी कि शिंदे और होलकर, ये दोनों लड़ाई लड़ाई का मैदान छोड़ के भाग गए, और होलकर के सामने नजीब था। यानी कि ओके। दोनों के आपस में ऐसी हुई कि यानी कि उनका एग्रीमेंट ही इस तरफ से था कि अगर मराठाओं की जीत होने लगी तो होलकर नजीब को बचाएंगे, और ओके। अगर अब्दाली की जीत होगी तो नजीब होलकर को बचाए। तो ओके। अभी अब्दाली की जीत हो रही थी, तो नजीब ने होलकर को इशारा किया कि मैं यहाँ से मैदान खुला रखता हूँ, आप पे आक्रमण नहीं करेंगे, आप भाग जाइए। तो वो दिल्ली की तरफ भाग गए, उनके पीछे शिंदे भी भाग गए, यानी कि बहुत सारे भाग गए। कुछ ओके। शिंदे के लोग भाऊ साहब के साथ लड़ते लड़ते भी मर गए। और ये क्या बोलते हैं कि एक किस्म से ये भी लड़ाई का जो तरीका है, यानी कि मॉडर्न तरीका नहीं अपनाने का, यानी कि ऐसा हो गया कि मराठाओं ने जो एक उसको जो बोलता है कि गोल की लड़ाई, यानी कि हाँ ऐसा हाँ। था कि जो पिलग्रिम्स थे वो सबसे इन द कोर ऑफ मराठा आर्मी, देन हम्म। देवर आगे पीछे दाएं बाएं उनके मराठी सेना थी, उन्हीं सभी के बाजू में यानी कि इब्राहिम खान गाड़दी की तोफे यानी कि आर्टिलरी थी, और वही लेके वो चलना था। लेकिन थोड़ी देर बाद ऐसा हुआ कि यानी कि ज्यादा उत्साह और एंथुजियास्टिक मराठा उसने ऐसे किया कि क्या हो रहा था कि यहाँ अब्दाली की सेना है, यहाँ यानी कि इब्राहिम खान गाड़दी का आर्टिलरी है, वो तोप चलाना शुरू था। उसके पक्ष में 8,000 लोग थे इब्राहिम खान गाड़दी के, वो ओके। 8,000 लोग दोनों में माहिर थे, यानी कि आर्टिलरी में भी, और वो बंदूक चलाना या यानी कि जो क्या हम्म। बोलते हैं कि 1-to-1 फाइट होती है, सभी में वो माहिर थे। और सभी लोग ज्यादा से ज्यादा एक किसी के ब्रिगेड में या टोली में मर गए तो एक गाड़दी के लोग मर गए, है कि ओके। उन्होंने आखिर तक बहुत ईमानदारी दिखाई और वो लड़ते लड़ते ही मर गए। लेकिन ये क्या हुआ कि बाकी जो मराठा है वो अब्दाली के और आर्टिलरी के बीच में घुस गए, तो ये आर्टिलरी बंद पड़ गई। तो ओके। ये जो ओके। मराठाओं का एक हथियार था वो अपने आप उन्होंने ही बंद किया। और बाद में जब उनपे जब आक्रमण बहुत ज्यादा भारी होने लगा तो वो भाग गए, और ये गार्दी के लोग इनके हाथ में, क्योंकि वो तब तक वो आर्टिलरी का यूज खत्म हुआ था, क्योंकि हम्म। अब्दाली के लोग उनपे यानी कि 1-to-1 कॉम्बैट शुरू हो गया, नजदीकी लड़ाइयां शुरू हो गई। तो ये भी होगा कि उनके तोप खाने का भी जितना फायदा होना था वो नहीं हो सका। और बाद में ये क्या किया, सभी अब्दाली के लोगों ने और नजीब ने मिलके सदाशिवराव भाऊ को घेर लिया, और जब उनको मार दिया तब मराठा फौज की जो कुछ बचा कुचा था वो सब मराठाओं ने छोड़ दिया, और सब भागदौड़ शुरू हो गई, और मराठा पूरी तरह से वहां हार गए। तो ये है लड़ाई की कहानी। अभी मैं थोड़ा आगे भी बताऊंगा 1-2 मिनट में कि आज भी ये दो चीजें सभी लोगों ने ध्यान में रखनी चाहिए जी कि जी। एक तो ये हिंदू वर्सेस मुस्लिम लड़ाई नहीं थी। जी। दूसरा कि मराठा लड़ाई में हार गए, निश्चित रूप से हार गए, वो कोई अपने थे इसके लिए उनकी बाजू लेना ठीक नहीं होगा। लेकिन अगर वो लड़ाई में हार गए, दैट वाज ए डिफीट, मिलिटरी डिफीट, ओके। अनडाउटेबली इट वाज मिलिटरी डिफीट, अनडाउटेबली लॉस्ट द बैटल, अनडाउटेबली अब्दाली वन द बैटल। बट इतने हमारे लोग मर गए उस लड़ाई में, लेकिन जो मराठाओं की फिलॉसफी थी वो वैसे की वैसी बनी रही। यानी जी। फिलॉसफी क्या थी कि राष्ट्रवाद। ओके। यानी कि आप देखिए कि इस लड़ाई के पश्चात भी ओके। अब्दाली ने कभी भी यानी कि मुगलों पे हमला करने की जरूरत नहीं की, जी। क्योंकि इसकी ताकत इतनी कम हो गई कि जी। बाद में वो फिर आ गया, पंजाब तक वो आ गया, लेकिन सिखों ने ही उसको परास्त कर दिया। जी। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि इस लड़ाई के बाद में जी। बोलन पास और खैबर पास से जी। एक भी बड़ा आक्रमण हिंदुस्तान पे हुआ। ओके। ये मराठाओं ने हारकर भी जो जीत लिया, जो पा लिया, वो यही है। क्योंकि मराठाओं की दृष्टि हमेशा अब्दाली के बारे में यही थी कि उसको यहां सेटल नहीं हो देना चाहिए। ओके। उसमें धर्म का कोई सवाल नहीं है, खाली इतना ही सवाल है, इंडियन अगेंस्ट फॉरेन।
एंड फॉर ओके, देम अब्दाली वाज अ फॉरेन। ओके। और हाँ, ये जजमेंट में मराठाओं की कोई भूल नहीं, ही वॉज अ फॉरेन। नहीं अभी आपको कुछ पूछना है तो पूछ। हाँ, मैं एक्चुअली सोचता हूं कि मैं कोरिलेट करता हूं, आप किसी भी लड़ाई को देख लो, आप बांग्लादेश की लड़ाई को देख लो, आप 65 की लड़ाई को देख लो, कोई भी लड़ाई आप देख लो। इनफैक्ट अगर आप रशिया के ऊपर, यूएसएसआर उस टाइम पे था, नेपोलियन का अटैक देख लो, हिटलर का अटैक देख लो, हर जगह आप देखो तो आपको जनरली जो मिस्टेक्स है ना, वो आपको कॉमन मिस्टेक्स मिलेंगी। और ये जो लड़ाई थी पर्टिकुलरली, एक पॉइंट आपने बड़ा इंपॉर्टेंट कहा, ये कि हिंदू और मुस्लिम की लड़ाई नहीं थी, बट ये इंडिया वर्सेस फॉरनर की लड़ाई थी। और प्रॉब्ली मराठों ने चूंकि मुगलों के साथ एग्रीमेंट किया हुआ था कि वो उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे थे, तो ठीक है, अडेयर टू दैट एग्रीमेंट। लेकिन मराठों का जो सबसे बड़ा मुझे जो फेल्योर लगता है, पहली बात तो जो इंटरनल कंसोलिडेशन है उनका, वो नहीं हुआ। इंटरनल आपस में भी नहीं हुआ, प्रॉब्ली एक सेंस ऑफ कॉम्प्लेसेंसी भी थी, क्योंकि शायद उससे पहले उन्होंने, आप जो बता रहे थे ना, बैटल ऑफ उदगीर, और वो एक मेजर बैटल थी जो उन्होंने जीती। और साइमल्टेनियसली जो काफी लोग बात करते हैं, जानकार लोग, कि जो जाट हैं, जो राजपूत हैं, जो सिख इवन, दे डिड नॉट कम विद देम। पता नहीं, या तो वो फैन सिटर्स थे, वो सोच रहे थे कि दोनों में से जो जीतेगा आ, उसकी तरफ हम हो जाएंगे। और उन्होंने जिस तरीके से मराठों ने इस लड़ाई को परसीव किया कि इंडियन वर्सेस फॉरेनर, उस तरीके से उन्होंने अपना परसेप्शन नहीं बनाया, ना राजपूतों ने, ना जाटों ने, और ना सिखों ने। और अदरवाइज ये सब लोग तो वहां पे लोकल थे, और लोकल होने में वो उनकी जो लॉजिस्टिक लाइन थी उसको वो बड़ी आसानी से मेंटेन कर सकते थे मराठों की। क्योंकि मराठे अल्टीमेटली अगर हारे हैं तो बेसिकली लॉजिस्टिक उनके फेल्योर्स हुए हैं, खाना ही खत्म हो गया। तो और डिप्लोमेटिकली तो मैं कहूंगा कि लीडरशिप की तो फेल्योर डेफिनेटली है, सदाशिव का भी है कि प्रॉब्लम, ठीक है। जो अगर आप मानेकशा की बात करें तो वो भी कहते हैं, जो मिलिट्री लीडर होता है ना, उसमें एक भाव होता है, स्वैगर इंग्लिश में वर्ड है, हिंदी में पता नहीं क्या बोलेंगे, बट बेसिकली एक ऐंठ, दैट सॉर्ट ऑफ मिलिट्री लीडर इज ए मिलिट्री लीडर, पीपल मस्ट गेट इम्प्रेस्ड। तो वो होता ही है, शायद सदाशिव में वो थोड़ा सा अच्छा खासा था, इसलिए उसने कहा कि मैं तो लड़ूंगा, कोई आए ना आए, दैट सॉर्ट ऑफ। तो मैं ओवरऑल सोचता हूं कि जैसे अगर आप बांग्लादेश की लड़ाई देखो तो पाकिस्तान के आपको यही फेल्योर्स मिलेंगे, लॉजिस्टिक फेल्योर, मोराल चला गया, राशन गड़बड़ हो गया, लीडरशिप फेल्योर हो गया, वो टेंशन में आ गए। मराठे लास्ट तक लड़े और कभी डरे नहीं, इसमें मुझे कोई शक नहीं है। एंड अभी जो मैं सबसे जो इंपॉर्टेंट बात आपसे करने जा रहा हूं कि मराठे उसके बाद 10 साल बाद, 1761 के बाद 1771 में दोबारा उधर पहुंचे, और उन्होंने जिन जिन ने उनको धोखा दिया था उन सबको उन्होंने सॉर्ट आउट किया। एम आई राइट टू अंडरस्टैंड दैट? बट Yeah. इवन देन मुझे एक चीज लगती है कि मराठों में या पेशवाज, कई बार ऐसा मुझे लगता है कि डिप्लोमेटिकली बहुत ज्यादा साउंड नहीं थे, या फिर शायद एक कॉम्प्लेसेंसी थी, सब एक दूसरे के अगेंस्ट में लड़ रहे थे, बैक बाइटिंग कर रहे थे। तो आपको, बट इवन देन 1771 में दोबारा जो वापस गए, ये जो ऊपर उठ के आए हैं, वो क्या फैक्टर थे जिसकी वजह से वो दोबारा 10 साल के अंदर दोबारा वापस आए? क्योंकि आप सोचिए कि जो भी सेना उन्होंने वहां भेजी थी, जी, उसके अलावा बहुत सेना दक्षिण में भी मौजूद थी। और मराठाओं में एक जीतने की उम्मीद भी थी, ताकत भी थी, और एक परंपरा भी थी। और एक इसके बाद में जो हुआ कि जो इनका एक तरफ से जुनून फिर से जाग गया, और वो बोले कि जैसा कि वी वेर द किंग मेकर्स, ओके, सो अगेन हमको बनना चाहिए। और फिर से जब माधवराव सीनियर का उनको लीडरशिप मिल गया कि उन्होंने बहुत अच्छी तरह से सभी ये बागडोर संभाली, क्योंकि वो 16 बरस के थे। आप सोचिए कि माधवराव की उम्र क्या है। जी, अपने यानी कि बड़ा भाई मर गया, अपने पिताजी मर गए, अपना चाचा यानी कि जो बहुत उनसे बहुत प्रिय व्यक्ति थे सदाशिवराव भाऊ फैमिली में, जी, तो वो भी मर गए। यानी कि 3 इतने बड़े लोग वहां खत्म हो गए। लेकिन फिर भी माधवराव ने, उनकी भी राघोबा की भी जमती नहीं थी, लेकिन फिर भी उन्होंने सभी यानी कि इंटरनल एंड
एक्सटर्नल वो चीजें उन्होंने बहुत अच्छी तरह से संभाली। और वो 27 बरस में उनका देहांत भी हो गया। तो ये 10-11 बरस का जो पीरियड है, वो टीबी की उनको बीमारी थी, ट्यूबरकुलोसिस। तो जी। ये भी सभी को ध्यान में रखते हुए भी हमको देखना पड़ेगा कि क्या बोलते हैं कि मोर देन एक्सपेक्टेड वो हमेशा उन्होंने काम किया। और बाकी भी लोगों ने ठान ली, जैसा कि महादजी सिंधिया हो, मल्हारराव होलकर भी हो, कि इस पराजय के बाद भी उन्होंने उनको बहुत सारी चीजें समझ में आ गई। और बाद में महादजी शिंदे ने तो नजीब के जो वारिस था गुलाम कादिर, उसको मार दिया हाँ हाँ बॉर्डर हाँ। में। और ये जो फिर से किंग मेकर का, लेकिन ये जो मराठाओं का जज्बा था कि यहाँ तो हमारा पूरा नियंत्रण था, गया सो गया, फिर से लड़ते हैं। ये ओके। लड़ाई वाला स्पिरिट तो मराठाओं में था। और ये जो नेशनलिस्टिक सेंटिमेंट है, वो कभी मराठाओं में कम नहीं हुआ। जी। उनको लगा कि नहीं नहीं, ये हम जब तक किंग मेकर है तब तक ये देश अपना रहेगा, नहीं तो ये कोई भी बाहर से आ जाएगा और ये गड़बड़ कर देगा। तो ये जो धारणा उनकी थी, वो उनको फिर से लौटने में उसकी मदद। ओके, मैं आपसे दो सवाल पूछता हूँ डॉक्टर आपटे। पहला सवाल तो ये, और ये एक्चुअली मैं कई लोगों से ये सवाल पूछता हूँ, और ये इवन आज की डेट में भी प्रॉब्ली किसी न किसी तरीके से रेलिवेंट मिलेगा। मराठों में ऐसी क्या खास बात थी जो जाटों में नहीं थी, या राजपूतों में नहीं थी, या जो सरदार थे सिख थे उनमें नहीं थी? मैंने ये सवाल एक हिस्टोरियन से और से भी पूछा। आई मस्ट शेयर इट, मिलिट्री हिस्टोरियन है, वो नॉर्थ के हैं। तो मैंने उनसे पूछा कि जाट क्यों नहीं वो इस तरह का एक बड़ी बहादुर कौम है, और मैं तो उस इलाके से हूं तो मुझे पता है उनका। तो उन्होंने एक नेशनलिस्ट या राष्ट्रवादी इस तरह की सत्ता दिल्ली में सेटअप करने का कभी क्यों नहीं सोचा? तो उसका आंसर था कि हमारे पास शायद नंबर्स नहीं थे। राजपूत तो, भाई अब राजपूतों की तो मतलब बहादुरी की अगर आप देखें तो कहानियां आपको बहुत सारी मिलेंगी। बट मराठों में ऐसा क्या खास बात था कि उनका एक नेशनलिस्ट विजन था, एंड उन्होंने सोचा कि यस, हम दिल्ली में या पूरे ऑल इंडिया को एक हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे? हाउ इज दैट? एक तो ये मेरा पहला सवाल है आपसे। और दूसरा सवाल ये है वो कि तो एक ये है कि हम इसके लिए शिवाजी महाराज का ऋण मानना चाहिए। क्योंकि जी। शिवाजी महाराज का स्वराज स्वराज हम बोलते हैं, वो कितना था कि जी। आज के हिसाब से देखे तो 9 या 10 जिले वाला था। यानी कि जी। कितना छोटा था। अब आज भी भारत में 500 से भी ज्यादा वो डिस्ट्रिक्ट्स है, लेकिन जी। शिवाजी महाराज के कंट्रोल में कितना था। लेकिन उनकी मंशा क्या थी, महत्वाकांक्षा क्या थी? ये आहत तंजावर से तहत पेशावर, हाँ हाँ। तंजावर से पेशावर, ये सब देश हमारा है। हम्म। ये जो भावना है वो आज भी हमारे दिल में है कि हम ऐसा कभी मानते नहीं कि अरे कश्मीर कश्मीरियों का प्रॉब्लम है, पंजाब पंजाब का प्रॉब्लम है। तो ये शिवाजी महाराज की देन है, इस देश को भी है, हमको भी है, उनके एहसान भी हम पे है कि हमेशा जो मराठी आदमी सोचता है वो इसी हिसाब से सोचता है कि एक राष्ट्र है, ये सब तीर्थ क्षेत्र है, वो हमारे हैं। और वो किसी दूसरे के पकड़ में नहीं होने चाहिए, वो हमारे पकड़ में होने चाहिए। और ये राष्ट्रवादी विचारधारा ये हमको बार बार दिखती है, यानी कि वही एक जो मैसेज और वही जो जुनून है, वो लोकमान्य तिलक में भी आपको दिखता है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में भी आपको दिखता है। कि सोचना है तो खाली महाराष्ट्र के बारे में नहीं सोचना है, ब्रॉडर व्यू है, यानी कि बृहन महाराष्ट्र, आउटर महाराष्ट्र पे भी हमारी नजर रहती है। हाँ, नहीं, अच्छी बात है। इनफैक्ट आई एम प्राउड ऑफ दैट फीलिंग। और दूसरा जो मेरे को कई बार लगता है, आजकल आप देख रहे होगे जो लेफ्टिस्ट हैं, लिबरल्स हैं, कई बार वो ये कोशिश करते हैं कि किसी न किसी तरीके से मराठों को डिवाइड किया जाए, दैट सॉर्ट ऑफ। तो कई बार आपको लोग ऐसी बात कहते मिलेंगे कि थर्ड बैटल ऑफ पानीपत है, तो बोलते हैं कि नहीं, मराठे नहीं थे, बेसिकली पेशवा थे। बट, और आप उस तरीके से देखो ना, आप कोरेगांव भीमा वाली बैटल की भी अभी आपको तो सब कुछ पता ही है, मैंने उसके ऊपर एक वीडियो भी बनाया था। तो मुझे बहुत अजीब सा लगता है भाई, आप अब इंडिया है तो इंडिया तो इंडिया है, चाहे वहां पे मोदी बैठे या फिर कल कोई और बैठे। एंड सेम इज बेसिकली, अगर ये मराठी थे, बेसिकली नेशनलिस्ट लोग थे, तो ऊपर चाहे मराठा हो या पेशवा हो, दोनों बेसिकली दे वर रिप्रेजेंटिंग द सेम नेशनलिज्म कॉज। दैट इज व्हाट माय फीलिंग इज। अब और कोई लेसन सोशल फैक्टर्स में क्या ऐसे लेसन हैं जिसकी वजह से प्रोबब्ली मराठे कुड हैव डन बेटर? ऐसे कोई सोशल फैक्टर्स हैं कि शायद सोसाइटी को साथ लेके नहीं चल पाए, इवन महाराष्ट्र लेवल पे,
या ये जो आपका वेस्टर्न पार्ट है इंडिया का, इसके लेवल पे या फिर दिल्ली के लेवल पे, तो ऐसे कुछ और कोई सोशल फैक्टर्स हैं जो आपको आज की डेट में भी रेलिवेंट हैं, जो ऐसा कुछ आपको लगता है? हाँ, आज भी रिलेवेंट एक ही चीज है, क्योंकि जो जो क्या है कि दिल्ली के पॉलिटिक्स में मराठाओं को वो कभी मैनेज वो कर नहीं पाए। तो आज हम्म। भी है कि मराठा प्राइम मिनिस्टर बना नहीं अभी तक, यानी कि बनते बनते रह गए। यशवंतराव चव्हाण जी रह गए, शरद पवार जी रह गए, दोनों रह गए कि वो काबिले, यानी कि काबिल एक नेतृत्व जिनको बोल सकते हैं हम, लेकिन वो दोनों प्राइम मिनिस्टर नहीं बने। यानी कि यशवंतराव चव्हाण डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर बने, लेकिन प्राइम मिनिस्टर नहीं बने। और शरदराव पवार तो संरक्षण मंत्री बने, लेकिन फिर भी कृषि मंत्री थे, लेकिन फिर भी वो प्राइम मिनिस्टर की रेस में वो कभी आगे नहीं जा पाए। क्योंकि ये शायद जो मानसिकता है कि मराठाओं को चांस मत देना, क्योंकि एक बार अगर उन्होंने पैर जमा लिए तो ये जरा मुश्किल चीज है। और मराठाओं के जो नेशनलिस्ट सेंटिमेंट है, और बाकी लोगों के अलावा और बाकी लोगों से ज्यादा एक थोड़ा डिसिप्लिन मराठाओं में ज्यादा है, एक धर्म या संस्कृति के बारे में, और इसके समझ में एक जुनून है हमारे दिल में। वो शायद बाकी लोगों को पता है कि ये इनको कोई अलाउंस नहीं देना मांगता, क्योंकि ये प्रिंसिपली हमसे ज्यादा अच्छे हैं, करेक्ट है अदर। तो अदर्स हैव ऑलवेज बीन मोर पॉलिटिकली करेक्ट देन अस, सो दैट इज आवर मिस्टेक। और क्या क्या बोलते हैं कि ये हम में जो कमजोरी है वो बिल्कुल है कि हम दिल्ली की राजनीति समझते हैं, लेकिन उस पर काबू नहीं पा सकते। लेकिन आप देखिए कि कैसा भी यादवों ने भी सोचा कि नहीं, शरद पवार नहीं चाहिए। यानी कि नरसिंह राव और शरद पवार की जो ये हुई थी, यानी कि टसल हुई थी कौन प्राइम मिनिस्टर बनेगा, तो ओके। उन्होंने साउथ वाले नरसिंह राव को सपोर्ट किया, क्योंकि उनको मालूम था कि ये अकेला आदमी है, मर जाए तो खत्म, इसका बाद में कुछ होगा नहीं। लेकिन ये वैसा शरद पवार या यशवंतराव चौहान के बारे में शायद उनको नहीं लगा होगा, और उन्होंने ठान ली कि नहीं, वो जो है वो ऊपर वाला ही रहेगा, नॉर्थ वाला ही होना चाहिए। आज भी देखो, इसके हिसाब से उत्तर प्रदेश का विभाजन नहीं होगा कभी, क्योंकि 85 सीट्स तो एकदम से इन वन स्लॉट दे कैन हैव इट, एंड दे कैन हैव द सुपीरियोरिटी ऑन अदर्स। हाँ, ये बात है, आप पूछोगे कि तो मोदी कहाँ के, लेकिन आप देखिए कि मोदी भी वाराणसी से लड़ते, गुजरात छोड़ हम्म। दिया उन्होंने। हाँ हाँ। ये जो मक्खी है इंडियन पॉलिटिक्स की, कि आप में उत्तर में जाना चाहिए, वहां पैर जमाने चाहिए, फिर अपना क्लेम इस वहां जो एक्सरसाइज योर क्लेम, ये वही होना चाहिए। कि आप देखिए उनकी राजनीति भी, उन्होंने बड़ौदा की कॉन्स्टिट्यूंसी छोड़ दी। पहले दफा वो दोनों तरफ से लड़े थे, दोनों तरफ से चुन के आए, तो उन्होंने बड़ौदा छोड़ा, लेकिन वाराणसी नहीं छोड़ा। क्योंकि अच्छा। ये जो नॉर्थ प्रिवेलिंग मेंटेलिटी है, वो आज भी गई नहीं, और वो मराठाओं को जमी नहीं, अच्छा डॉक्टर साहब, एक बात मोदी को बताओ। जम मैं, गई। हाँ, मैं समझ गया आपका पॉइंट, ये समझ गया मैं आपको कि दिल्ली की पॉलिटिक्स थोड़ी सी ट्रिकी पॉलिटिक्स है। एक दूसरा जो पॉइंट मैंने आपसे, एक्चुअली आप शायद मराठा सोसाइटी यानी कि महाराष्ट्र की सोसाइटी, ऑफ कोर्स मराठे तो मध्य प्रदेश में भी और इधर उधर भी, काफी एरिया में, गुजरात में भी मेरे ख्याल से उस तरीके से हैं। तो जो सोशल फैक्टर्स हैं, इसका भी कोई रोल था कि मराठे जो हैं दिल्ली की पॉलिटिक्स में या दिल्ली की पावर पे कभी कंसोलिडेट नहीं कर पाए? इंटरनल कुछ ऐसी स्ट्रगल्स थी क्या मराठी सोसाइटी के अंदर? नहीं, दिल्ली में उस वो ज्यादा मायने नहीं रखता। महाराष्ट्र में बिल्कुल है, जाति जाति में झगड़े हैं, हिंदू मुसलमान का मसला है, वो बिल्कुल है। हम्म। क्या बाकी भी है, देखिए बाकी जो धर्म है सनातन को छोड़ के, उनमें भी कोई ना कोई प्रॉब्लम्स होती रहती है, लेकिन वो बहुत बड़े पैमाने पे नहीं होती। लेकिन दिल्ली में ऐसा है कि मराठा अकेला ही पड़ जाता, कोई भी हो। हम्म। हाँ, वो मतलब ज्यादा वहां वो अपने चल ही रहा दबा है, नहीं मतलब सकता। आपका मतलब वो हमेशा से वो ही साइकिल रिपीट हो रही है कि जब तक दिल्ली की तरफ पहुंचते हैं तो अकेले ही पड़ जाते हैं। ये आपने बहुत बड़ा असेसमेंट किया डॉक्टर साहब। So, thank you so much for this eye-opening session. It is a pleasure interacting with you. और फिर भी मैं आपसे हो सकता है मुझे बार बार कई सब्जेक्ट्स पे बनाने की जरूरत पड़ती है, तो मैं आपके टच में रहूंगा। तो थैंक यू सो मच, इट्स रियली प्लेजर। थैंक यू। नमस्ते। थैंक यू। आई होप यू लाइक दिस नरेशन बाय डॉक्टर अजीत आपटे। मराठा प्राइड, मराठा नेशनलिज्म, I tell you, they were terrific fighters. Internal
डिप्लोमेसी में या प्रॉब्ली पॉलिटिकल मैन्योरिंग में वो फेल हो गए, अदरवाइज थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में उनके हारने का कोई मतलब ही नहीं था। जो मिलिट्री लीडर होते हैं वो कई बार एक स्वैगर होता है उनमें, कई बार दैट विल बी बॉर्डरिंग एरोगेंस, प्रॉब्ली भाव में वो स्वैगर अच्छा खासा था। नेचुरली कुछ स्ट्रेटेजिक मिस्टेक्स हुई, कुछ टैक्टिकल मिस्टेक्स हुई, कुछ डिप्लोमेटिक मिस्टेक्स हुई। लड़ाई को जीतने के लिए जरूरी है कि आपके साथ लोगों का अलाइनमेंट हो। जाटों का, राजपूतों का, सरदारों का वो अलाइनमेंट शायद मराठों के साथ नहीं हुआ, और मराठों ने जिस तरीके से इस बैटल को परसीव किया था, बाकी लोगों ने उसको उस तरीके से परसीव नहीं किया। But nevertheless, it was not a fight between, Hindus and Muslims. No, it was not like that. Had it been a fight between Indian and foreigner in a total sense, टोटल सेंस इन द सेंस कि जो मराठों का परसेप्शन था और बाकियों का जो परसेप्शन है अगर बिल्कुल अलाइनमेंट में होता, तो देर वॉज नो चांस फॉर अहमद शाह अब्दाली. देर इज नो डाउट दैट मराठास वर terrific fighters, and I have got all respect for them. So thank you so much. Uh, Please like, share, and subscribe, and I will see you in next video. Thank you.